वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों नेपाल से लौटकर लखनऊ में सीएम योगी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ चर्चा की थी। एक तरह से यूपी के मंत्री पीएम मोदी से रूबरू हुए थे और इस मुलाकात के बारे में कहा गया है कि मंत्रियों को मोदी योगी मंत्र दिया गया है। ये पीएम मोदी की अपने कामकाज की शैली भी है। शायद ही कभी इससे पहले पीएम मोदी ने किसी राज्य में जाकर वहां के मंत्रियों के बीच वो इस तरीके से रूबरू हुए होंगे। आज इसी पर रहेगी हमारी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, परिचय आपसे करा देते हैं, लेकिन सबसे पहले मोदी और योगी मंत्र की बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको एक बार फिर से बता दें कि नेपाल की यात्रा थी। नेपाल से प्रधानमंत्री लौटे तो लुम्बिनी पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजन के बाद सीधे योगी कैबिनेट से उनकी मुलाकात हुई, रूबरू हुए और फिर मोदी मंत्र योगी मंत्रिमंडल को दिया गया पीएम मोदी की तरफ से। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे परिचय करा देते हैं। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले सुनील कौशिक जी, आप ही का रुख करूंगी और आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी मंत्रिमंडल से रूबरू हुए, मैं यही जानना चाहूंगी कि इसका क्या मैसेज और इस मुलाकात के क्या मायने रहे। देखो, राजनीतिक स्तर की बात की जाए तो 2024 बहुत दूर नहीं है और 2022 में जो भी इलेक्शन हुआ, किस तरीके से जातिगत आधार पर निर्णय लिए, उससे पहले आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ। तो ये देश के पहले ही प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बताना पड़ा कि ये एससी से हैं, ये ओबीसी से वर्ग से आते हैं जी। तो सारी परिस्थितियां हैं कि 2024 के इलेक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश से होकर ही लोकसभा की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें या प्रधानमंत्री की बात करें तो वो यहीं से रास्ता होकर के जाता है। दूसरा, कुछ महीने बाद राष्ट्रपति का भी चुनाव है और 21 सीटें राज्यसभा की आनी है, उनका भी चुनाव होने जा रहा है। तो राज्यसभा से कौन कैसे क्या रहेगा, ये सारी पीछे सारी चीज़ें परिस्थितियाँ रहती हैं। कह सकता हूँ कि सरकारी दौरा हो सकता था, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक मतलब जो होता है राजनीतिक दलों का, उसके भी कई मायने होते हैं। कई बार चर्चा में ये भी आ रहा है दीपिका के वहाँ कुछ नौकरशाह, बड़े नौकरशाह हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की बात करें तो कुछ मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। कुछ चाहते हैं कि पीएमओ चाहता है कि वो उनका दखल बना रहे जिस तरीके से है। योगी जी नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मीडिया से अलग हटके, मंत्रियों से अलग मुलाकात के बाद या 10-5-20 मिनट की मुलाकात व्यक्तिगत रही होगी तो जरूर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रही होगी, क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है और ये सारी चीज़ें चुनाव से पहले जो परिस्थितियाँ रहीं कि जिस तरीके से टकराव दिखा कि योगी हटाए जा सकते हैं, फिर योगी मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसके बावजूद भी सारी स्थिति हम सब ने देखी है। लेकिन 2024 के चुनाव की चाबी अब योगी जी के हाथ में है। 2020 की बात करें, जो अभी चुनाव 22 की बात करें तो निश्चित तौर से केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में सारी चीज़ें थीं, सब कुछ तय करना था कौन कहाँ रहेगा। लेकिन एक बड़ी बागडोर, यदि मुख्यमंत्री दोबारा वहाँ बने हैं तो पहला दूसरा मुख्यमंत्री रहा जो रिपीट हुआ, पहली बार ऐसा है जिसकी सरकार दोबारा बनी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि जब तक राजनीतिक दलों के बीच, राजनीतिक दल का मेरा कहने का मतलब ये है कि संगठन और सरकार में सामंजस्य नहीं होगा तो क्या स्थिति रहेगी। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र देव जी मंत्रिमंडल में इतने दिन हो गए, अभी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो क्या इस बात के भी पीछे के रास्ते से या कहें विश्व सूत्रों से जानकारी आती है कि प्रदेश अध्यक्ष इसलिए तय नहीं हो पा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ और चाहता है, प्रदेश मुख्यमंत्री किसी और को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि दौरा के साथ साथ ये कुछ बातें हैं जो बंद कमरे में जरूर रही होंगी, क्योंकि कुछ चर्चाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच की रही हैं और वो बंद कमरे में क्या रहा, लेकिन हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं कि ये इस तरीके की बातें जरूर रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कई तरीके के कयास हैं और आपने बहुत अच्छे से बताया भी है। आगे भी आपसे इस पर और भी जानने की कोशिश रहेगी। बहरहाल एक रिएक्शन ले लेते हैं अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, आपका इस पर क्या रिएक्शन रहेगा, प्रधानमंत्री की यात्रा और दूसरे प्रधानमंत्री की योगी मंत्रिमंडल के साथ बैठक?
देखिए, पहली बात तो ये है कि मोदी जी खुद बनारस से सांसद हैं हम्म। और यहाँ इस नाते उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उत्तर प्रदेश पर वो ज्यादा ध्यान दें। हम्म। जहां तक योगी मंत्रिमंडल और के साथ उनकी बैठक की बात है, हम्म। वो सब लोग जान रहे हैं कि अपने प्रभुत्व को दिखाना चाहते हैं मोदी जी, और यहाँ योगी जी के सामने उनकी अब कुछ खास चल नहीं पा रही। हम्म। मोदी जी के साथ जो उनके जोड़ीदार है अमित शाह जी, अब हम्म। इनके बीच में अमित शाह जी और योगी जी के बीच में एक आपस में कंपटीशन भी है जो हम्म। आम लोग कहते हैं, और उसमें यह है कि नंबर 2 की पोजीशन पे कौन आना चाहता है। हम्म। उसी चीज में बीच बीच में मोदी जी आकर अपना होल्ड दिखाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। अब योगी जी इनकी चलने नहीं दे रहे हैं। हम्म। इनके बीच में अंदर खाने मुकाबला हो रहा है जिसमें आरएसएस भी गुटों में बटा हुआ है, अलग अलग चर्चाएं हैं। हम्म। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में मोदी जी आए हैं। अब उन्होंने क्या गुरु मंत्र दिया है ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर जान रहे हैं हम कि 11 के करीब इनके मंत्री हार गए थे अभी चुनाव में, और लगभग 1 दर्जन के करीब जो मंत्री थे पुराने, इन्होंने उनको शपथ भी नहीं दी। पता नहीं इन्होंने क्या गुरु मंत्र दिया होगा इनको कि झूठ बोलना है ज्यादा, आपको हिंदू मुसलमान मुद्दा ज्यादा उठाना है, आपको बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाना, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाना, पता नहीं क्या क्या बातें कही होंगी। ये तो ये जाने, और जो मंत्रिमंडल में लोग हैं जो मौजूद होंगे मीटिंग में वो लोग जानते हैं। नहीं नहीं, अभिमन्यु जी आपने ये तमाम बातें तो कही, क्या आपने वो पढ़ा क्या पेपर में जो अब निकला कि जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर बोले, मंत्रियों को किस तरीके से जनता के साथ संवाद स्थापित करना है उसको लेकर बोले हैं, और साफ तौर पर कहा है कि आपको पोस्टिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको काम से मतलब होना चाहिए। ये तो पढ़ा ही होगा आपने। देखिए, बाहर तो जो खबरें आती हैं वो तो अलग होती है, अंदर खाने क्या बात हुई, मेन तो बात वो है। आपको कैसे पता चल गया अंदर खाने क्या बात हो गई? हमें नहीं पता, ये तो मैंने कहा वो तो ये जाने, राज की बात तो मोदी जी जाने, योगी साहब जाने और मंत्रिमंडल जाने, इनके अंदर खाने क्या बात है, ये तो रूटीन की बातें हैं। अभिमन्यु जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्या उदयपुर में भी ऐसा रहा होगा क्या, अंदर की बात है कुछ और बाहर की बात है कुछ? लीजिए जवाब दीजिए। ये ऐसा होता है क्या राजनीतिक दलों में? उदयपुर में प्रधानमंत्री जी तो नहीं गए थे ना। नहीं, मैं राजनीतिक दलों की बात, मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जनरली एक सवाल है, क्या राजनीतिक दलों में ऐसा होता है क्या कि चर्चा कुछ अलग हटके होती है और मीडिया में कुछ और होता है? राजनीति में बहुत कुछ संभव है, ये सब लोग समझते हैं। अगर वो यहाँ पर आए थे, वो मंत्रिमंडल बैठे थे, वो कह रहे थे कि जनता से रूबरू हो, जनता के मुद्दों को उठाया जाए, तो वो कुछ देकर जाते, टैक्स कम किया जाता, पेट्रोल डीजल का रेट लगातार रोज बढ़ रहा है, अभी परसों ही सीएनजी का रेट बढ़ा। नहीं नहीं, तो नहीं, जो सुनील कौशिक जी सवाल उठा रहे हैं, वाकई में उदयपुर में तो आपका भी चिंतन शिविर हुआ है अभी, इसका मतलब जो बाहर से जो बातें पता चल रही हैं, अंदरूनी बातें अलग है उससे अलग, अंदर कुछ और चर्चा हुई, बाहर कुछ और हुई चर्चा। सवाल ये आया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई और उदयपुर में प्रधानमंत्री जी तो गई नहीं। चलिए ठीक है, बात तो प्रधानमंत्री त्यागी जी, राजनीतिक दलों की बात हो रही है। आपने ये कहा कि बाहर कुछ और, जैसे दीपिका ने ये कहा कि ना कुछ और छपा हुआ है, तो आपने कहा वो कुछ और होता है, अंदर कुछ होता है। उदयपुर की जो कांग्रेस 5 जो राज्यों के चुनाव थे उनको लेकर मंथन भी था, नव संकल्प भी था कि चलिए ठीक है सुनील कौशिक जी, बहुत ज्यादा राजनीति का विषय दिख भी नहीं रहा है, संगठन के चुनाव। चलिए ठीक है, छोड़ देते चिंतन शिविर को, बात मोदी मंत्र की हो रही है। सुनील कौशिक जी, 2 बातें इनकी मैंने नोटिस की है, पहली ये पोजीशन की लड़ाई है, दूसरी ये कि योगी जी चलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, देखो, ऐसा हर राजनीतिक दल में होता है, ऐसा नहीं है कि भाजपा में है। वर्चस्व की लड़ाई सब समाजवादी पार्टी में आपने सब देखा ही 2017 में क्या हुआ और अब क्या चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस की आप बात कर लीजिए, कांग्रेस की भी आप बात कर लीजिए कि एक परिवार का वहाँ दखल हर समय रहता है। और आज आपने देखा कि हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया, तो क्यों दिया? पिछले 2 महीने से वो चिल्ला रहे थे कि इनको लेना है, उनको नहीं लेना है, क्या स्थिति, सुनने के लिए नेतृत्व तैयार नहीं था। वहाँ भी कह सकते हैं कि निर्णय कुछ देरी से हुए, और वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ भी गुटबाजी है। G23 क्यों डेवलप हुआ? इसलिए डेवलप हुआ कि वहां भी कुछ नेता थे जो नाराज राष्ट्रीय नेतृत्व से थे। ये हर पार्टी में होता है कि जहां वर्चस्व की लड़ाई होती है, लेकिन यदि जनता आपको चुनती है तो जिन मुद्दों के आधार पर चुनती है, जो आपसे अपेक्षाएं रहती हैं, सबसे पहले राजनीतिक दलों का जिम्मेदारी बनती है कि उन अपेक्षाओं को पूरा करें। जिन वायदों को लेकर के आप सत्ता में आए, उन वायदों को कैसे पूरा किया जा सके, ये सारी बातें होनी चाहिए। दूसरा, प्रधानमंत्री जब पहली बार बने थे तो उन्होंने 2014 की हम बात करेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप सांसद बन के आएंगे, सांसद बन के जब दिल्ली में आएंगे तो तमाम लोग आपको मिलेंगे, वो अपने गाड़ी में घुमाएंगे, घर घुमाएंगे, उनसे दूर रहने की आवश्यकता। ये सारी चीज़ें दिल्ली का जो उन्होंने सच बताया वो बिल्कुल हकीकत थी इस बात को लेकर के, क्योंकि जब दूर दराज के प्रदेश के जब लोग सांसद आते हैं तो यहाँ अनभिज्ञ होते हैं दिल्ली में, और अनभिज्ञ होते हैं कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेसी
के द्वारा छोड़े गए लोग होते हैं, कुछ ऐसे नेटवर्क के लोग होते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं कैच करने का प्रयास करते हैं। तो वही उन्होंने आज यही बात कही कि ना आपको नियुक्तियों से कोई मतलब नहीं है, आपको उन अधिकारियों से काम लेना है। और अभी मुख्यमंत्री के कई ओएसडी बदले भी गए हैं। तो ओएसडी इसलिए बदले गए हैं कि पुराने कार्यकाल की जरूर समीक्षा रही होगी जब नए ओएसडीओ की नियुक्ति हुई है। दूसरा, तमाम प्रमुख सचिव बदले गए हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है ना प्रमुख सचिव की नियुक्ति होनी है। कई प्रमुख मुख्यमंत्री कार्यालय से आईएएस रिटायर भी हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। डीजीपी को लेकर के आपने देखा ही कि डीजीपी को हटाया और अब कार्यवाहक के रूप में है, तो क्या परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति होगी? पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा कि डीजीपी 30 दिन से ऊपर पोस्ट खाली रही उत्तर प्रदेश में। चीफ सेक्रेटरी को आपने देखा होगा कि 6-6 महीने तक कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के रहे। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो और कहीं ना कहीं जहां जो त्यागी जी कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सच बात है कि एक वर्चस्व की लड़ाई हर राजनीतिक दल में होती है। 2024 से लोग समझते हैं क्या योगी जी अगला चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में होंगे, या प्रधानमंत्री के बाद कौन ऐसा चेहरा होगा जो उनकी कमान संभालेगा। ये सारे सवाल जनता के बीच आप जाएंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन 2024 की तैयारी जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को भी, सारे राजनीतिक दलों को करनी चाहिए उसी हिसाब से। क्योंकि अभी भी मंत्रिमंडल के विस्तार के बावजूद यदि एमएलसी के टिकट वितरण की बात कही गई हो तो समीक्षा यदि मैं अपने व्यक्तिगत तौर से करूँ तो वहाँ भी सिस्टम बनाया गया था कि कौन राजनीतिक दल के जो पुराने लोग थे उनको भी एमएलसी बनाया, समाजवादी पार्टी के लोगों को एमएलसी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को एमएलसी बनाया गया, जिन लोगों ने चुनाव में सहयोग किया उनको एमएलसी बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक गणित जब तक आप सिस्टम में नहीं लाएंगे, मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे, तो सत्ता तक आप कैसे पहुंचेंगे? हर जातिगत संगठन जो होता है उसकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। जातियों को लगे कि हमारा कोई नेतृत्व सरकार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जहाँ हर समय समस्या सुनी जा सकती है। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि राजनीतिक तो हो सकती हैं, लेकिन धरातल की बात करेंगे तो इनके मायने बहुत होते हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई भी है कि जब तक किसी जाति का, धर्म का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है तो उस धर्म और जाति के लोग मानने को तैयार नहीं होते कि उस सरकार में हमारी भागीदारी है। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के मैं जिक्र करूंगा कि जल्दी ही राष्ट्रपति का चुनाव है। कैसे होगा? पिछला राष्ट्रपति का चुनाव आपने देखा ही था कि मीरा कुमार आ गई, ये आ गया, तो अब एससी चेहरा कौन होगा? क्या इस देश का राष्ट्रपति एससी होगा? उस पर घमासान हुआ और फिर लास्ट में जाकर के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो बने। तो सारे राजनीतिक कारण हर पार्टी देखती है और उसका फायदा उठाना चाहती है कि कोई भी हम निर्णय लेंगे तो उसका वोट बैंक में कैसे तब्दील हो, राजनीतिक फायदा कैसे हो, उस निर्णय से हम सत्ता तक कैसे पहुंचे। ये सारी चीजें होती हैं दीपिका। बिल्कुल अभिमन्यु जी, देखिए अब राजनीतिक कारण हर एक पार्टी देखती है, और अगर 2024 की तैयारी वो कर भी रहे हैं तो कांग्रेस भी करे। कांग्रेस पार्टी तो जो जनता से जुड़े मुद्दे उसको लगातार उठाती है। महंगाई की बात हो, देखिए बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी मामले को उठाती है। लेकिन व्यापक प्रचार तंत्र आईटी सेल के सारे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर जनता को अटका रखना चाहता है। ये फ्री राशन के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और बाद में वहां के स्कूटनी कर रहे हैं, उसमें स्लैब बना रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, आप फिर रणनीति के तहत घेर क्यों नहीं पा रहे हैं? ये हम अपनी रणनीति नहीं समझा पाए। कहीं ना कहीं हमको विफलता मिली, उसके लिए ये चिंतन शिविर लगाया गया कि कहीं ना कहीं जनता का भरोसा हम पर नहीं रहा। 32 साल से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं रही, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहे। बड़े कारण ये भी रहे, हम गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में रहे, आखिरी समय में हम आकर जो लड़े, बहुत सारे कारण रहे हैं। तो वो हम जनता पे अपना भरोसा और जो हमारे मुद्दे थे वो जनता को नहीं समझा पाए, इसलिए हमें विफलता हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी जीती, जनता ने इनका साथ दिया, इसकी इनको शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन साथ में जो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आज महंगाई बिल्कुल आग उगल रही है। ये बिल्कुल ऐसा मुद्दा है, स्कूल की फीस महंगी, दाल सब्जी हर चीज महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा, सिलेंडर महंगा, बिजली महंगी, हर चीज महंगी है। दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी खड़े हुए। नहीं अभिमन्यु जी, एक बात और, अगर वो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री सीधे जनता से संवाद करे, मंत्री जनता के द्वार जाएं और मंत्री इस तरीके से लोगों से संवाद करें कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो जाए, और लगातार सीएम योगी भी फीडबैक लेते हैं और लगातार नजर भी बनाए रखते हैं, और पूरी जानकारी इस जो बैठक हुई थी, जो मंत्रिमंडल से रूबरू हुए प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इसको लेकर चर्चा की, खास तौर पर प्रशासनिक सेवा पर उन्होंने चर्चा की है। तो अगर इस तरीके से चर्चा हो रही है तो ये भी तो जनता के हित में है ना। अगर जनता की त्वरित समस्या का समाधान हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप भी जनता की आवाज उठा रहे हैं और वहां भी जनता के लिए काम हो रहा है, तो दिक्कत क्या है फिर? देखिए, कहने में और काम होने में बड़ा अंतर है।
भारतीय जनता पार्टी में जो वोट पड़ती है वो मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रही है। ये जो सारे विधायक जीत का है इनमें से लगभग 80-90% मोदी जी के नाम पर वोट पड़ी है, उनको योगी जी के नाम पर वोट पड़ी है। अभी जनता से क्या बात करेंगे जब उस जनता को जानते ही नहीं है। उस जनता के बीच में ये लोग जाते ही नहीं है, ये काम ही नहीं करते हैं। जनता के बीच में जाएंगे तो जनता रोजगार की बात करेगी, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता कहेगी टोल का रेट हमेशा क्यों महंगा होता जा रहा है, बिजली का रेट महंगा क्यों होता जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। अभी जनता के बीच में जाए अच्छी बात है, जनता कम से कम इन्हें आईना तो दिखाएगी। ठीक है सुनील जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। इस पूरी बैठक को और इस पूरी चर्चा को आपने बताया और समझाया भी, लेकिन इस पहल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके से क्या किसी राज्य में प्रधानमंत्री इससे पहले गए हैं, इस तरीके से चर्चा की हो? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, हर राज्यों में जाते रहते हैं, लेकिन नई सरकार बनने के बाद यदि मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग है तो ये मैं कहूँगा प्रधानमंत्री की पहली मीटिंग है। और सरकार बनने के बाद जितने भी मंत्री दौरे कर रहे हैं और उसकी बाद समीक्षा होगी, हर मंत्री लगभग 18 मंडलों में प्रभारी मंत्री बना दिए गए हैं। एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि बीजेपी मेहनत भी कर रही है, जनता से जुड़े मुद्दों से कनेक्ट भी हो रही है और 2024 की तैयारी मुझे उसमें दिखती है। क्योंकि आप जनता के बीच जब तक नहीं जाएंगे तो जनता की दिक्कतें क्या हैं, प्रॉब्लम क्या। भी आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री दरबार लगा तो मुख्यमंत्री के ज़्यादा लोग पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी बैठ नहीं रहे हैं, कि अधिकारी जनता की समस्याएं नहीं सुन पा रहे हैं। तो एक फीडबैक जो आता है वो निश्चित तौर से रूबरू होकर जनता के बीच आता है। आप पाठक जी को देख रहे हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स में बिना बताए जा रहे हैं, लाइन में खड़े होकर के पर्चे बनवा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट जनता पे पड़ता है। वही मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल राजनीति न करें, उस समस्याएं जो हैं वो कहाँ चूक रही है, सरकार कहाँ चूक रही है, मंत्री कहाँ चूक रहे हैं, वो मीडिया के सामने लेकर के आएँ, अपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को अवगत कराएं। जब तक आप जनता से कनेक्ट नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि आप सशक्त बन पाएंगे। और जनता से कनेक्ट होने का सिर्फ एक रास्ता है कि आप जनता के बीच जाइए। जैसे त्यागी जी ने कहा कि जनता रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के सवाल करेगी, निश्चित तौर से करेगी और ये मुद्दा इस देश में है, लेकिन विपक्ष का दायित्व बनता है कि इस मुद्दे को जनता से कनेक्ट कराए। क्योंकि 2014 में यही महंगाई के ऊपर बीजेपी ने बड़े आंदोलन किए थे, प्रधानमंत्री को चूड़ियां भी सौंपने की बात कही गई थी, सिलेंडर को लेकर के दिल्ली के रोडों पर आ गए थे, तो वो जनता को कनेक्ट उन मुद्दों ने किया। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष, मुझे जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, विपक्ष इस बात से सहमत है कि सारी जिम्मेदारी मीडिया की है, सारे मुद्दे मीडिया उठाए, सारे मुद्दों पर बहस मीडिया कराए, सारी जिम्मेदारी का निर्वहन मीडिया करे, ये सब चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन हम ये दे सकते हैं कि एक आला कमान का फीडबैक लेने का ये तरीका रहा। नहीं, बिल्कुल रहा। तो कोई चीज़ें आती हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति, हमारा भी घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति जब कुछ कहता है तो उसको मान्य होता है। जब प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातें मंत्रियों के सामने कही हैं तो निश्चित तौर से उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि जब जिस व्यक्ति का इतना वर्चस्व है, जिसके नाम पर वोट मिलता है, जिसके नाम पर जनता जिंदाबाद करती है, वो व्यक्ति हमारे बीच आकर के और कोई बातें कह रहा है तो निश्चित तौर से। दूसरा क्या है कि प्रधानमंत्री के रूप में एक्सपीरियंस है, मुख्यमंत्री के रूप में एक्सपीरियंस है, 10-12 साल मुख्यमंत्री वो रहे, तो ब्यूरोक्रेसी से कैसे कनेक्ट होगा, जनता से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। और जो जहाँ तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य या बिहार की हम बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जब राजनीति ब्यूरोक्रेसी पे हावी होने लगती है तो लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है। बिल्कुल सुनील जी, और देखिए प्रधानमंत्री का दौरा भी खास रहा और चर्चा भी खास रही और खूब चर्चा इस दौरे की हुई और जिस तरीके से योगी मंत्रिमंडल से रूबरू हुई उसकी भी खूब चर्चा हुई। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो पीएम मोदी की काम करने की अपनी शैली है और इसका प्रभाव भी पड़ता है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में यूपी की अपनी अहमियत है। मोदी योगी मंत्र, सरकार के बेहतर परफॉर्मेंस, जनता से जुड़ाव और एकजुटता जैसी बातों पर ही केंद्रित रहा होगा, ऐसे कयास हैं, लेकिन सियासत में यूपी पर खास फोकस है। इसी के साथ ही हमारे आज की चर्चा खास में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।